ये देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है। बोला गया समय को भी इतना समय नहीं है, यानी कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय का जो धन है उसको नष्ट न करें। हम लोग को क्या लगता है जो टाइम है ना हमारे पास में वो फ्री है, टाइम की कोई कीमत नहीं है, टाइम की कोई अहमियत नहीं है। आज खत्म हो जाएंगे 24 घंटे, क्या है कल फिर मिल जाएंगे। अगर इस वाली टेंडेंसी में जीने वाले इंसान हो आप, तो आप लोगों को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में समय ही एक ऐसी चीज है जिसका आप लोग मोल भी नहीं लगा सकते। एक इंसान है पूरे दिन में काम कर कर 100 रुपए कमाता है, और एक इंसान है जो कि सैकड़ों में करोड़ों रुपए कमाता है सेकंडों में। ठीक है, अगर उसकी एक सेकंड भी खराब हो जाए तो ये समझो कि करोड़ों रुपए इधर उधर हो गए। तो अपना समय को आप लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, और आप लोगों का समय आप लोगों का कितना कीमती है, वो आप लोगों का समय को लेकर डेडिकेशन वो डिसाइड करेगा कि आप लोगों का समय की क्या इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि पूरा दिन आप लोगों की जिंदगी में से गायब हो जाए और आप लोगों को लगे यार कुछ भी नहीं हुआ, क्या कोई बड़ी बात हो गई है। और अगर आप लोग इसको कम कर कर थोड़ा और नीचे लेवल पर लेकर आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग अगर एक एक घंटे को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें तो आप लोगों को उस टाइम पर दिन की अहमियत समझ में आ जाएगी। तो जिस इंसान ने समय को समय पर समझ लिया, वो इंसान जो है समय से एक तरीके से आगे तो नहीं बोलेंगे कि समय से आगे निकल गया, पर हाँ ये बोलेंगे कि समय के साथ जरूर चलेगा, क्योंकि समय जो होता है वो हमेशा एक पैटर्न में चलता है। ठीक है, नॉर्मली क्या बोलते हैं ना, समय से आगे निकल गया। समय से आगे निकलना देखिए वैसे पॉसिबल नहीं है, पर हाँ ये है कि समय के साथ में आप लोग चीजों को सोचकर उसके साथ में मिलकर चल सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम पर प्रेजेंट टाइम है उसमें आप लोग जी सकते हैं। समय से आगे निकलने वाली बात को अगर बोला जाए तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आगे की चीजों को सोच लेना। ठीक है, तो वैसे सोच में आगे निकल सकते हैं, पर काम तो समय के साथ ही करना पड़ेगा ना। आज का दिन है, आज ही कुछ काम करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि हमेशा अपने समय को ढंग से यूटिलाइज कीजिए, हमेशा अपने समय को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है अगर उसको ढंग से यूटिलाइज आप लोगों ने नहीं किया तो फिर जिंदगी में पछतावा पड़ेगा। और फिर वही बात आती है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को टाइम जो है वो फालतू में वेस्ट करना है इधर उधर उल्टी सीधी चीजों में, या फिर अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना है। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा, शानदार तरीके से काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू आप लोग बोल सकते हैं लेक्चर का, इसके अलावा भी काफी कुछ आप लोगों को लेक्चर में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में आप लोगों को फिर वीडियो के अंदर लेकर चलूंगा। सबसे पहले बात की जा रही है, अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं, तो उन अनाथ बच्चों को अगर किसी को अडेप्ट करना है तो कैसे कर सकता है। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं अनाथ होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं अबेंडेंड, यानी कि जिनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे। तो जैसे कि आप लोग बात करें आज की डेट में से किन्नर होते हैं सोसाइटी में, उनके घर वाले उनको छोड़ देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे गरीब तबका है सोसाइटी का, उनको लगता है कि बच्चे को नहीं पाल पाएंगे तो छोड़ देते हैं। तो बच्चा अपने आप जो भी करे वो करता रहे, वो घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए कौन सा एक्ट है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम आप लोगों को बताना है। फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे आखिर ये क्या है। प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के मोदी साहब के द्वारा अभी बात की गई थी एक पर्टिकुलर यहां पर वोकल, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें आप लोगों को बताना है। इसके चलते जो टॉय का थोन है, यानी कि हमारी ही कंट्री में कम से कम आप लोग इतना काम करो कि टॉय की मार्केट जो है वो अच्छी खासी हम लोग अपनी ही कंट्री में यहां पर स्टेब्लिश कर सकें। ग्लोबल लेवल पर अगर आप लोग बात करें तो चौंक कर हैरान रह जाएंगे आप लोग यहां पर सुनकर इसको कि कितनी बड़ी मार्केट है टॉय यानी कि खिलौनों की, जो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। आप लोग ये बताना है कितने प्रतिशत खिलौने हम लोग बाहर से खरीदते हैं और इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इस टॉय की मार्केट में। तो देखकर आप लोग हैरान होंगे कि हमारी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री, इतनी सारी पॉपुलेशन, इतनी सारी जनता, इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर टॉय की मार्केट को भी अगर ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर लें तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकती है, बहुत सारा काम अपनी कंट्री में कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज जो है हम लोग आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। GIMAC इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। बेसिकली GIMAC अभी रिसेंटली एक सेंटर डेवलप किया गया है, किस राज्य में ये आप लोगों को बताना है। ये डेवलप करने की बात की जा रही है ताकि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन किया जा सके, यानी कि एक तरीके से अगर किसी के साथ में किसी का कोई डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, तो उसको कैसे आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है तो उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब इनका यहां पर यह कि एक तरीके से मध्यस्थता करी जाएगी या फिर सुलह करी जाएगी। तो आर्बिट्रेशन को बोलते हैं मध्यस्थता आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसको मध्यस्थता का काम करेगा और एक तरीके से बीच बिचाव का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये किससे रिलेटेड है? मैरीटाइम से रिलेटेड। तो मैरीटाइम अगर कोई लड़ाई हमारी कंट्री में होती है, जैसे कि आज के दिन में अगर जहाज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, कोई लड़ाई होती है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग करने के लिए कहां जाते हैं? आर्बिट्रेशन सेंटर। ये आर्बिट्रेशन कहां पर है आप लोगों को ये बताना है। नॉर्मली ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा सेंटर देखने को मिलेगा वो है लंदन में, अगर कोई इससे रिलेटेड लड़ाई होती है। पर हमारी कंट्री कहां पर जाती है? ये जाती है किसी और कंट्री में। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग ऐसा काम करने की कोशिश करें कि हमारी ही कंट्री में लोग जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए आए। तो उसके बारे में काफी प्यारा आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। रसिया के द्वारा क्रीमिया को कौन सी कंट्री से छीना गया था और कब छीना गया था, और इसके बारे में भी बात करेंगे न्यूज में क्यों है। ब्लैक सी को एक और नाम से जानते हैं आप लोग, ब्लैक सी सुनते रहते हैं। अगर कल को एग्जाम में ये नाम दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये कहां से आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक सी जो है यहां पर वो ऑलमोस्ट ये यहां पर कनेक्ट करता है सी ऑफ अजो को। कौन सा स्टेट है जिसके साथ में कनेक्ट करता है? तो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से आप लोगों का निकल कर आ जाएगा अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो काफी प्यारा, काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो काफी कुछ नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज देखेंगे, और सबसे पहली जो न्यूज है यहां पर ये है कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 के बारे में। नॉर्मली बीमारी का नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसको आप लोग बोलते हैं, और वायरस का नाम है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है उसका नाम है SARS-CoV-2। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड ये है इसका पूरा नाम। ये 2 क्यों बोला गया? क्योंकि इससे पहले 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसे नहीं वर्ल्ड वॉर 1 थी और फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, तो पहले वर्ल्ड वॉर 1 को वर्ल्ड वॉर बोला जाता था, तो उसी तरीके से जब 2 हो गई तो फिर पहले वाली को 1 बोलने लगे। तो उसी तरीके से ये देखने को मिलेगा अभी यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, और ये पैटर्न चेंज करने के चलते चलते काफी डिफरेंट तरीके के पैटर्न में भी देखने को मिल रहा है। तो एक नया वेरिएंट इसका देखने को मिल रहा है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है यहां पर इसकी वो आइडेंटिफाई की गई है। एक तरीके से इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक परिवार में कई सारे इंसान हैं। आप लोग क्या लगता है इनका सबका नेचर एक जैसा होगा? इनका सोचने का तरीका एक जैसा होगा? इनकी इफिशिएंसी एक जैसी होगी? काम करने का तरीका एक जैसा होगा? नहीं, सबका अलग अलग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जो वायरस होता है, वायरस की फैमिली में भी अलग अलग तरीके के वायरस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इस परिवार के वायरस है। यानी कि SARS-CoV-2 के जो वायरस हैं वो एक परिवार हो गया, उस परिवार के जो मेंबर है उनकी कैपेसिटी अलग अलग है यहां पर। तो साइंटिफिक जो नेम इस वेरिएंट का है यहां पर ये T478K। तो ये मैक्सिमम आप लोगों को मैक्सिको के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम का रीजन बन गया है। अभी बात ये की जा रही है कि यहां पर जो बेसिकली जो स्ट्रेन है उसको प्रेजेंट देखने को मिलेगी इसके स्पाइक प्रोटीन के ऊपर। आप लोगों ने स्पाइक सुना है ना, स्पाइक शूज पहनते हैं तो क्या होते हैं इनके अंदर ये नुकीली चोंच होती है, तो इसको बेसिकली क्या होता है कि जकड़ लेती है जमीन पर आप लोग जब रनिंग करते हैं, तो ये यहां पर स्पाइक बोले जाते हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस को जब आप लोग देखेंगे उसमें ऐसे ऐसे स्पाइक निकले होते हैं, तो उसके ऊपर जो बेसिकली प्रोटीन होता है उसकी बात की जा रही है यहां पर। तो उसकी वजह से अलग अलग वेरिएंट आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, उनका जो नेचर चेंज यहां पर नजर आता है। अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, पर्टिकुलरली मैक्सिको के अंदर यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये वाला म्यूटेशन अभी यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो बात ये की जा रही है कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो आप लोग को उसको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ेगी। तो इसकी वजह से ये न्यूज में जो कि एक नया वेरिएंट है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में अगर बात की जाए। NCPCR के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है ये? इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्या काम करता है? ये बच्चों के जो हक हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ बच्चा है और कल को चलकर उसको कोई गोद ले लेता है, तो अनाथ बच्चे को अगर किसी को गोद लेना है तो कम से कम यहां पर इतना होना चाहिए कि वो सही इंसानों के हाथ में जाए। तो यहां पर NC जो यहां पर बेसिकली NCPCR जो है यहां पर ये इसी एरिया में काम करता है यहां पर कि कैसे बच्चों को ठीक रखना है। तो नॉर्मली अगर बात करें, आप लोग जब बच्चों की बात की गई और आप लोगों से पूछने लगे इस NCPCR के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। तो ये जो यहां पर बेसिकली एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था, 2005 का एक्ट है यहां पर, इनके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो हमारी कंट्री में कई सारी कंप्लेंट जो है वो इसके पास में गई कि जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के डेट में, इलीगल एडॉप्शन हो रहा है। होता क्या है बेसिकली, किसी बच्चे के माँ बाप की डेथ हो गई, उस बच्चे को किसी ने क्या किया, गोद ले लिया। गोद ले जाने के बाद में घर में पोछा लगवा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं, उस बच्चे को नौकर बना के रख रखा है वहां पर। तो कभी कहीं जाएगा भी नहीं, ऊपर से यहां पर उसको कोई सैलरी भी नहीं देनी है, तो एक लाइफ टाइम नौकर मिल गया। तो ऐसी हरकतें काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। तो जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको इस तरीके कंडीशन से निकाला जा सके, इसी के चलते ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काम करती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट अभी रिसेंटली ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर
बच्चों को जो है वो अडेप्ट किया जा रहा है बिना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को फॉलो किए हुए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये 2015 का है, यहां पर बात करता है अगर कोई ऑर्फन है यानी कि अनाथ है, या फिर कोई अबेंडन है यानी कि जो छोड़ा हुआ बच्चा है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ जिसके माँ बाप नहीं है, अबेंडन का मतलब होता है कि माँ बाप तो है पर माँ बाप ने उसको छोड़ दिया है। तो इसके चलते अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको एक लॉफुल एक्टिविटी के तहत यहां पर आप लोग को अडेप्ट करना है, और वो हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो उसके हिसाब से आप लोगों को उस बच्चे को अडेप्ट करना है। अगर उसके हिसाब से आप लोग बच्चे को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों का जो बच्चा जो भी आप लोगों ने अडेप्ट किया है वो एक इलीगल एडॉप्शन माना जाएगा, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अगर चीजों को लेकर चलते हैं तो हमारी कंट्री में अगर बच्चों के बारे में मोटे मोटे तौर पर एक इंफॉर्मेशन दो, रिसेंटली अभी ये बोला गया कि 3621 के करीब जो बच्चे हैं वो अभी ऑर्फन बच्चे यहां पर देखने को मिले। 26,000 के करीब जो बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को भी लॉस्ट कर चुके हैं यहां पर रिसेंटली। अगर लेटेस्ट अगर आप लोग मीडिया जो डेटा को देखोगे, यानी कि जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया यहां पर 3621 के करीब जो यहां पर बच्चे हैं उनके कोई से भी मां बाप जिंदा नहीं है। अभी रिसेंटली 26,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनका एक कोई पेरेंट जो है उसकी डेथ हो गई है। पता चला एक कोई इंसान है वो रिक्शा चलाता है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, अब उसके पास में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे वो घर को चलाएगा या फिर वो बच्चों को देखेगा, कैसे देखेगा? तो ये क्या करेगी, एक बच्चे को छोड़ देगी, उसको अडेप्ट कर ले अनाथ आश्रम में, तो अनाथालय में। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। और अबेंडेंट जो बच्चे हैं आज की डेट में जो कि छोड़ दिए गए हैं मां बाप के द्वारा, हालांकि उनकी संख्या फिर भी कम है इनके कंपेयर में, पर इतनी भी कम नहीं है। 274 बच्चे ऐसे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने जो डेटा बताया आप लोगों को, ये अप्रैल 2021 से लेके ये मई 2021 के बीच का है। तो 1 अप्रैल से लेके 5 मई तक का डेटा मैंने आप लोगों को यहां पर ये लगभग बताया। ठीक है, जो डेटा अभी आप लोगों के सामने है, तो ये इतना कम एरिया में इतना ज्यादा डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंट्री में कितनी बुरी कंडीशन इसको लेकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे चलता हूं। अभी रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिली हमारी कंट्री में, खासकर अगर बात की जाए तो काफी लार्ज स्केल पर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए। तो इसी प्रोटेस्ट को काउंट किया गया, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और बोला गया कि लगभग 5 गुना के करीब प्रोटेस्ट अभी हमारे देश में बढ़ गए हैं पहले के कंपेयर में। ये स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन फिगर 2021 जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का यही बन जाएगा, इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में बात 2017 से, तो 2017 में लगभग 34 के करीब प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिले थे 15 राज्य में, यानी कि 17 दूनी 34। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। अभी फिलहाल आज की डेट में 165 के करीब प्रोटेस्ट देखने को मिले, वो भी 22 राज्य के अंदर। यानी कि अब जो है प्रोटेस्ट की संख्या जो है वो 165 हो गई है। तो 22 राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये फैल गए। पहले टोटल 15 राज्य के अंदर हुआ करते थे। तो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट अभी यहां पर नजर आप लोगों को आ रहे हैं। कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंटर के द्वारा जो अभी लो लाए गए, एक बहुत बड़ा रीजन है अभी यहां पर। एक है प्रोक्योरमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब यहां पर प्रोक्योर किया जाता है लैंड को, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उनकी खेती को प्रोक्योर किया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी कई बार दिक्कतें होती हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केट प्राइस से रिलेटेड भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। जमीन अगर किसी के द्वारा ली जा रही है और खेती करने वाली जमीन है, तो वहां पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो साउथ इंडिया की कई सारी ऐसी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में ही बात करती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है आज के डेट में प्रोटेस्ट का। अगर बात करें तो 12, अगर आप लोगों को 12 पैन इंडिया प्रोटेस्ट देखने को मिले। देखिए कई सारे प्रोटेस्ट ऐसे हैं जो लोकल एरिया में स्टार्ट हुए, लोकल एरिया में खत्म हो गए, पर 12 प्रोटेस्ट ऐसे देखने को मिले जो ऑल ओवर इंडिया में यहां पर अपना प्रभाव छोड़कर गए। 11 तो इनमें से किसमें थे यहां पर, वो 3 जो अभी यहां पर हमारी कंट्री में लो लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 11 तो उससे रिलेटेड थे अकेले यहां पर। ये बाकी के कुछ फार्म लैंड से रिलेटेड है कि हाँ आप जमीन लेनी है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, कहीं हाईवे बनाना है, कहीं एयरपोर्ट बनाना है, उससे रिलेटेड भी कई सारी एजिटेशन देखने को मिली। तो यहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर इस तरीके की लगभग 17 के करीब एजिटेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। यानी कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों का, किस रीजन को लेके, वो यहां पर बताया गया है। तो कंट्री के अंदर अगर आज की डेट में देखिए तो कोई ना कोई एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और सबके लिए कई बार हो सकता है कि रीजन अलग अलग भी हो। आज की डेट में अगर बात करिए, कई बार तो किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। कई बार यहां पर टिड्डी का अटैक हो गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 30 से 40% जो क्रॉप है, अगर टिड्डी का अटैक हो जाए तो वो गायब कर देती है उसको। तो इसका मतलब यह कि किसानों की लगभग 40% जो एक तरीके से जो उनकी कमाई है वो खत्म हो गई धरे धरे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के चक्कर में बहुत सारे किसान जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी हालांकि ज्यादा डेटा प्रस्तुत नहीं किया था, पर फिर भी अगर कुछ डेटा के हिसाब से माने तो 5957 यानी कि 5957 के करीब जो किसान है उनकी डेथ हुई रिसेंटली अभी। और इसी के साथ में जो फार्म लेबर है वो यहां पर 4324 के करीब वो आप लोगों को देखने को मिलेगी एडिशनल। यानी कि मोटे मोटे तौर पर 10,000 के करीब यहां पर किसान और फार्म लेबर
जो हैं उनके द्वारा सुसाइड किया गया अभी रिसेंट का डेटा के बारे में अगर आप लोग बात करें तो ये कंडीशन है हमारे देश में चीजों की। तो एक मोटा मोटा आइडिया अगर इसके बारे में आप लोग रखिएगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो आप आइडिया रख सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहाँ पर अगर योगा में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो इस न्यूज में भी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। अभी बात की जा रही है कि यहाँ पर 6 ईयर आफ्टर यानी कि 6 साल बाद यहाँ पर भी पब्लिकेशन किया गया डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। इसके द्वारा रीप्रिंट किया गया यहाँ पर योगा सचित्रा। तो योगा सचित्र जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक किताब है जिसको फिर से रीप्रिंट किया गया है। ये जो इलिस्ट्रेशन है यानी कि जो इसको एक्सप्लेन किया गया है तो योगा एक्सपर्ट जिनका नाम था धर्मवीर सिंह महिड़ा, तो इनके द्वारा यहां पर ये किताब है। तो अगर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना कि किताब कहां से आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये एक तो मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा प्रिंट की जा रही है, रीप्रिंट की जा रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आप लोगों का बन सकता है। और अभी योगा डे भी सेलिब्रेट किया गया। बताइए तो जरा योगा डे की थीम क्या थी? आप लोगों ने देखा होगा तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और रिविजन वाली वीडियो किस किसने देख ली? रिविजन वाली वीडियो जरूर देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग रेगुलर ट्राई अगर रिवीजन करते हुए चलोगे तो ही एग्जाम में आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाओगे, वरना दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रिवीजन अच्छे से करिए, ओके। तो योगा एक्सपर्ट के बारे में अगर बात करें यहां पर तो योगा एक्सपर्ट धर्मवीर सिंह जो महिला है तो उनके द्वारा हिंदी में ये किताब लिखी गई। इसमें योगा बेसिकली योगा यमा, इसी के साथ में नयामा, आसना, प्राणायाम, ये सारे जो भी यहां पर तरीके होते हैं टोटल 8 तरीके से जो, तो इनको सबको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो ये अभी किताब जो है इसीलिए यहां पर न्यूज में आ गई है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज के तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। माइग्रेंट जो बिलोंग करते हैं नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी से, यानी कि अगर किसी देश में से हमारी कंट्री में जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से अगर कोई आता है, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैक्सिमम यहां पर आप लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो माइनॉरिटी है उस पर काफी लार्ज स्केल पर अत्याचार देखने को मिलता है कई बार इन कंट्री के अंदर। तो हमारी कंट्री में यह बोला गया कि अगर यहां पर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो वो हमारे देश में आ सकता है। तो उनको यहां पर अलाउ किया गया हमारी कंट्री में भी। स्टार्टिंग में वो क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको एलटीवी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा यानी कि लंबे समय तक का वीजा लेकर यहां पर आ सकते हैं अगर वहां पर उनकी जान को खतरा है। और उनको यहां पर बेसिकली एनपीआर रजिस्टर के अंदर यहां पर इनरोल कर सकते हैं, उसकी स्लिप ले सकते हैं और इंडिया के अंदर ये रह सकते हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट के मैनुअल में मेंशन किया गया है। टोटल मिलाकर 10 डॉक्यूमेंट है यहां पर जिनमें एनपीआर को भी इंक्लूड किया गया है और एलटीवी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म वीजा। ये प्रोसीजर है, अगर आगे चलकर आप लोगों को देश का नागरिक बनना है तो उसका ये प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर देश का नागरिक बनने के लिए अगर संविधान में आप लोग बात करिएगा तो पार्ट 2 में यहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो पार्ट 2 में अगर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये किसके बारे में? ये सिटीजनशिप के बारे में यहां पर बात करते हैं। पॉलिटी में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है, उसको आप लोग जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, सारे डाउट आप लोग के दूर हो जाएंगे। अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसके तहत यहां पर 6 कम्युनिटी, वो 6 कम्युनिटी कौन सी है? यहां पर एक है हिंदू, सिख, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। तो इनको सिटीजनशिप दी जाएगी अगर ये इन 3 कंट्री में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई भी किसी तरीके का अत्याचार फेस कर रहे हैं। तो इनको जो सिटीजनशिप मिलेगी या तो यहां पर नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिलेगी या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगी। और ये किसके थ्रू दी जाएगी? ये यहां पर सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, इसके हिसाब से यहां पर इनको ये सिटीजनशिप दी जाएगी अगर इन 3 कंट्री में इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये माना जा रहा है कि ये कंट्री जो है यहां पर खासकर एक तरीके से कट्टरपंथी काफी पैटर्न फॉलो करते हैं। खासकर डेमोक्रेसी भी यहां पर कई बार आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। जैसे पाकिस्तान में रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर माना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है इनका रिलीजन पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि जहां पर ऐसी कंडीशन है तो दूसरी रिलीजियस की अगर कोई माइनॉरिटी है तो उनको तो ढंग से रहने नहीं दिया जाएगा। तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो स्पेशल प्रोविजन है यहां पर बेसिकली लॉन्ग टर्म वीजा जो है ये हिंदू, सिख जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आते हैं तो ये सबसे पहले 2011 में ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर ऐसा नहीं है कि प्रोविजन लाया गया है, ये पहले से ही हमारे देश में प्रोविजन है। अगर यहां पर लॉन्ग टर्म वीजा के लिए सिख अगर और हिंदू जो है वो वहां से अपनी कंट्री यानी कि हमारी कंट्री में आना चाहते हैं, पाकिस्तान को या फिर यहां पर अफगानिस्तान या फिर इन सब कंट्री को छोड़कर, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा यहां पर, पहले भी हालांकि कई बार इसको बता चुका हूं, एनपीआर के बारे में बात की जा रही है। तो एनपीआर की जो डेफिनेशन है वो याद रखिएगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर हमारी कंट्री में पिछले 6 महीने से रह रहा है या फिर आज वो हमारी कंट्री में है और आगे अगर मान लीजिए आगे 6 महीने तक वो रहने वाला है
तो उस पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये एनपीआर की कैटेगरी में इसको माना जाएगा, ठीक है। 6 महीने या फिर उससे ज्यादा भी रह सकता है, ठीक है। तो 6 महीने का यहां पर क्राइटेरिया रखा गया, क्योंकि हमारे देश में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यहीं पर ही सो रहा है, तो उसके चलते भी गवर्नमेंट को डेटा चाहिए ताकि वो पॉलिसीज उसके हिसाब से यहां पर लेकर चल सके। तो इसलिए एनपीआर का डेटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां पर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले भी ये डेटा जो है वो प्रस्तुत किया जाता था। आइए अब जो न्यूज यहां पर आने वाली है थोड़ी सी डिटेल में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये है नेशनल न्यूज, और बात की जा रही है टोयोकाथॉन के बारे में। ये भी रिसेंटली न्यूज में क्या है और क्या क्या बातें इसके बारे में, तो पूरा एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। उस तरीके से आप लोगों को देखकर चलना है। अगर इसको ढंग से आप लोग देखेगा तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो सकते हैं, और लिखने के लिए भी अगर कुछ आ जाए तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। टोयोकाथॉन 2021 हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके द्वारा रिसेंटली अभी वोकल फॉर लोकल की बात की गई, यानी कि अपने लोकल एरिया के बारे में आप लोगों को बात करनी है। और लोकल एरिया के खिलौने जो है, टॉय जो है, उनको आप लोगों को फोकस देकर चलना है। यानी कि ऐसा नहीं कि चाइनीज जो खिलौने आप लोग लेकर आ रहे हैं और उनको आप लोग ले रहे हैं, नहीं, अपनी ही कंट्री के आप लोगों को खिलौने यहां पर बनाने हैं और उन्हीं को आप लोग को एंजॉय करने हैं। इसके लिए टोयोकाथॉन 2021 हमारे देश में देखने को मिली। तो यहां पर कौन कौन मिलकर इसको यहां पर बेसिकली आ रहे हैं साथ में मिलकर इस टोयोकाथॉन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसी के साथ में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आखिर ये सारे साथ में क्यों आए हैं? अगर बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या काम करेगी, जो भी स्कूल्स हैं उनके अंदर जो खिलौने यानी कि जो टॉयज यूज किए जाएंगे वो हमारी ही कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उनकी, यानी कि बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है ये भी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को फोकस करेगी कि जो भी बच्चे हैं यहां पर वो किस तरीके से यहां पर किस किस तरीके के खिलौने यहां पर लेकर चल सकते हैं। और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या करेगा, इन खिलौनों को मैन्युफैक्चर करने का काम करेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहां पर इसमें काफी बड़ा रोल प्ले कराएगी। तो इस तरीके से ये सारी जो मिनिस्ट्री है, ये सारे जो डिपार्टमेंट है, ये मिलकर काम करेंगे कि अपने देश को एक ऐसा देश बनाना है जहां पर हम लोग इतने लार्ज स्केल पर खिलौने बनाएं, और बनाए क्या, बेचे भी बाहर ले जाकर, ताकि लोग जो है इनको खरीदे। तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था आप 5 जनवरी 2021 में। तो अभी यहां पर कोशिश ये की जा रही है इसको और लार्ज स्केल पर इनोवेटिव वे में अपनी ही कंट्री में ऐसे टॉय बनाए जाएं जिनके एक तरीके से खिलौने के खिलौने हो जाएं और इसको एंजॉय किया जा सके। तो बच्चों का एक बहुमुखी विकास भी हो, यानी कि खिलौनों को खेल खेल कर बच्चे का जो है एक तरीके से उसका एक माइंड की पावर भी उसकी बढ़नी चाहिए, ताकि वो सोचने और समझने की क्षमता रखे। ऐसे नहीं कि लूडो खेला जा रहा है बस, ठीक है। तो गेम ऐसा होना चाहिए जिसमें दिमाग लगे, ठीक है। तो इस तरह का कोई गेम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्यों है, क्योंकि दिमाग वाले गेम में आप लोग का एक मानसिक विकास होगा। जिस तरीके से चेस आप लोग खेल सकते हैं, उसमें आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कैरम भी आप लोग खेल रहे हैं तो कैरम में आप लोगों की कला काम आएगी। लूडो में क्या काम आ रहा है, उसको हिलाकर और डालना है बस वहां पर उस तरीके से, और नंबर आया बस उसी को चल देना है। आपके हाथ में थोड़ी ना कुछ है। हाँ, बस इतना सोच सकते हैं कौन सी को आगे लेकर चले, कौन सी को पीछे लेकर चले, पीछे से आगे कोई मार देगा तो वाली चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं वो थोड़ी सी। पर लेकिन रियलिटी में गेम वो खेलो जो आप लोग की बुद्धि का ज्यादा विकास करें। एम क्या है इसका, बेसिक एम यहां पर ये है कि इंडिया हमारी कंट्री की जो भी वैल्यू है उसको हम लोग कैसे बिहेवियर में लेकर आ सकते हैं, कैसे गुड वैल्यूज बच्चों के अंदर हम लोग ला सकते हैं। तो खिलौने ऐसे होने चाहिए कि बच्चों का एक बहुमुखी विकास आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग क्या करेंगे, अपनी ही कंट्री में अपने खुद के खिलौने बनाएंगे। तो ग्लोबल टॉयिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे अपनी कंट्री को। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग अपनी कंट्री में काम करेंगे, यानी कि बाहर के देश से हम लोग को अब खिलौने नहीं खरीदने हैं। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो क्या फीचर इसके होने वाले हैं, तो इंडियन कल्चर के बेस पर होंगे। हमारी कंट्री के कैसे डांस है, हमारी कंट्री के जो वॉर के हीरोज रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, उनके बारे में भी यहां पर इन खिलौनों के थ्रू उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका होगा अपनी कल्चर को बच्चों तक पहुंचाने का। तो इसके ऊपर काम करने की कोशिश काफी ज्यादा है। इसमें जो थीम रखी गई है, 9 थीम इंक्लूड की गई है, उसमें फिटनेस और स्पोर्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और रिडिस्कवरी करने की बात की जा रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल जो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है, जो कि पहले हम लोग काम करते थे। आप लोगों ने गुडलना होता था ऐसे करके, वो ऐसे करके यहां पर उसको नीचे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ये इस तरीके का जो बनता था, ठीक है। इसमें यहां पर पहिया होते थे और यहां पर हैंडल लगा दिया, बच्चे लेकर चलते थे। आज के डेट में ये नहीं आ गया। आज के डेट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को बच्चा बीच में खड़ा कर देते हैं, तो वो उसको पकड़कर इधर उधर घूमता रहता है। तो ये पहले ये वाला पैटर्न फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या नई आइडिया है, क्या क्या पुराने आइडिया है, उनको सबको सम्मिलित करके क्या अच्छी चीज हम लोग बना सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसी के चलते जो स्टूडेंट, टीचर, स्टार्टअप या फिर कोई टॉय एक्सपर्ट है, अगर आकर यहां पर पार्टिसिपेट करता है तो
50 लाख तक का यहां पर प्राइस जीत सकता है इस इनोवेटिव आइडिया में। तो गवर्नमेंट काफी सारे ऐसे काम कर रही है जिसमें काफी सारे इनोवेटिव आइडिया अगर आप लोग लेकर आते हैं तो उनको ढंग से इंप्लीमेंट कर आगे लेकर चला जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो टॉय जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारी कंट्री की कैपेबिलिटी, आर्ट, कल्चर और सोसाइटी को ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए। कल को पता चला हम लोगों ने शानदार तरीके के खिलौने बना लिए और वो खिलौने हमारी कंट्री में तो यूज किए जा रहे हैं, वो खिलौने हम लोग बाहर की कंट्री में ले जाकर बेच रहे हैं, वो हमारी कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आज के डेट में स्पाइडरमैन, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, इनके खिलौने बनते हैं, बच्चों को लेकर देते हैं, तो अपनी कंट्री के कोई वार हीरोज होंगे, उनके खिलौने अगर बनाए जाएंगे तो उनके बारे में दुनिया जानेगी। तो हम लोग आज के में दुनिया की चीजों को हम लोग जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी चीजों के ऊपर हम लोग खुद से फोकस करेंगे, हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, हमारे ही कंट्री के लोगों को फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा और हमारे खिलौने बाहर वाले खरीदेंगे। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री को कितना फायदा होगा। आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते यार इस चीज के बारे में। ग्लोबल टॉय मार्केट जो है वो 100 बिलियन की है। 100 बिलियन का मतलब पता है 10,000 करोड़ रुपए की ये मार्केट है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचे और खरीदे जाते हैं। और हमारी कंट्री कितनी है? हमारी कंट्री में 1.5 आप लोगों को ओनली देखने को मिलेगा बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री तो कहीं है ही नहीं है। 1% आप लोग लगा सकते हैं अगर इसके बारे में बात करें, मोटे मोटे तौर पर अगर इसको देखें। ठीक है, तो 1 बिलियन लगा लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री अगर बात करें, यहां पर हमारी कंट्री बहुत कम है यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में कम से कम हम लोग अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर चलें, क्योंकि 80% जो खिलौने हैं हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, अपने देश में नहीं बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, खिलौने हम लोग बाहर से खरीदे, अपना पैसा हम लोगों ने बाहर के देश को दे दिया। अब उस देश में जिसने खिलौना बनाया होगा, किसी ने खिलौना बनाया होगा, उसकी सैलरी जाएगी, उसका घर चलेगा आराम से। अपनी कंट्री में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को रोजगार दे रहे हैं डायरेक्ट बना बनाया सामान खरीद के। वैसे अगर आप लोग एक पैटर्न को देखने की कोशिश करोगे, कोई ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। जब हमारी कंट्री में अंग्रेज थे और प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लोग बात करें, हमारी कंट्री में जो पॉलिटिशियन होते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्यों ना हो, उस टाइम पर भी हम लोग बाहर से चीजें खरीद रहे थे। अंग्रेज क्या करते थे, रॉ मटेरियल निकाल कर ले जाते थे, बाहर के देशों में ले जाकर उसको बेच देते थे और फिर अपनी ही कंट्री में हम लोग बना बनाया सामान उनसे खरीदते थे। आज भी तो वही काम कर रहे हैं मैक्सिमम तौर पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो राह साहब प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था, वो आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव चीजें हुई। उससे पहले तो गवर्नमेंट ने कभी कुछ काम ही नहीं किया इन सब चीजों के ऊपर। तो ये ऐसे एरिया है जिनके पर काफी ह्यूज काम करने की जरूरत है। अपनी कंट्री में हम लोग बेसिकली एक टॉय को इकोनॉमी हम लोग अगर करना चाहते हैं, टॉय के बेस एक इकोनॉमी, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये। अगर इसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए, अपनी ही कंट्री में अगर टॉय बनाना स्टार्ट कर दे प्रॉपर में, तो हम लोग एक तरीके से हब बन सकते हैं टॉय का अपने देश में और उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है वो भी आगे निकलेगी और इंपोर्ट अगर खत्म होगा और दूसरों को हम लोग अपना सामान बेचेंगे, तो आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात यहां पर हो जाएगी। तो इस तरीके से काफी एक इंपॉर्टेंट एक एरिया आप लोग बोल सकते हैं जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? अगर माइंड में कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो इसके बारे में, तो आप लोग अपना सजेशन सुझाव नीचे बता सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये बेसिकली बात की जा रही है GIFT सिटी के बारे में। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी क्या है यहाँ पर, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या ये एरिया है काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में, और आंसर राइटिंग में भी कुछ इसका यूज आप लोग कर सकते हैं और भी कई सारी बातें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है। बात की जा रही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, MOU आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन गिफ, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक जो सिटी है, वो उनके द्वारा एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसका क्या मकसद है, इनका साइन करने का, आखिर क्या काम करेंगे? तो ये बेसिकली स्टेब्लिश करने वाले यहाँ पर गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। आर्बिट्रेशन सेंटर मतलब मैरीटाइम मतलब अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर जहाज के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, पानी से रिलेटेड मतलब है कि ओशन के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो रही है, वहां पर आपस में लड़ रहे हैं, मेरा एरिया है, जहाज को लेकर कोई दिक्कत हो गई, किसके एरिया में पहुंच गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि इसको आर्बिट्रेशन यानी कि इसका अगर बीच बिचौलिया करना है, तो उसके लिए हमारी ही कंट्री में एक सेंटर डेवलप किया जाएगा जो कि इन सब मुद्दों को यहां पर सुलझा सके। ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर हम लोग को इसको सुलझाना पड़ेगा, तो अपने ही देश में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ढंग से अगर मैप में देखेगा, तो हमारी कंट्री जो है काफी बड़ा एरिया जो है, हमारी कंट्री का जो पेनिनसुला इंडिया है वो काफी लार्ज स्केल पर
यहाँ पर पानी के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो हमारी कंट्री में टोटल 28 राज्य में से 9 राज्य ऐसे हैं जो ये बाउंड्री टच करते हैं यहाँ पर ओशन की। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग काफी सारे एरिया को हम लोग कई शानदार तरीके से चीजों को हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं, तो उसके एरिया में हम लोग काफी सारे काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको डेवलप कर पाते हैं तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। GIMAC यानी कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम जो आर्बिट्रेशन सेंटर है, यहाँ पर ये अपने ही तरीके का एक अलग सेंटर है। अब तक हमारी कंट्री में कोई भी मैरीटाइम या फिर जो शिपिंग सेक्टर को लेकर कोई ऐसा आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं था जहां पर छुटाव किया जा सके, बीच बिचौलिया किया जा सके अगर कोई लड़ाई होती है तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का जो काम है अभी यहां पर किया जाएगा। तो उसके चलते यहां पर ये काम किया जा रहा है, यानी कि मध्यस्थता और सुलह कराने का काम किया करेगा ये सेंटर। इसके चलते दूसरे देशों में हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा इसका निपटारा कराने के लिए, तो अपनी ही कंट्री में हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये बेसिकली पार्ट रहेगा जो मैरीटाइम क्लस्टर है, बेसिकली गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का, जो कि यहां पर गांधीनगर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पहले तो यही पूछा जा सकता है कि कहां पर इसको स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी अभी इसके बारे में बात की गई थी कि हाँ ऐसा कुछ हमारी कंट्री में स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए ताकि बाहर हम लोग को न जाना पड़े इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो उसी के चलते भी आप लोग एक अच्छा खासा डेवलपमेंट यहां पर ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में सपोर्ट कर अपनी ही कंट्री में इसके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करें यहां पर आज के में जरूरत किस चीज की है, देखिए इंडिया को फोकस करना चाहिए आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन और इसी के साथ में कंसिलिएशन, यानी कि एक तरीके से बात की जाए तो मध्यस्थता और सुलह के बारे में। ठीक है, तो कैसे लेकर चलना है, तो इसके लिए हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक्ट है 2021 का। ठीक है, तो ये जो एक्ट है 2021 का इसी मुद्दे के बारे में बात करता है कि इसके लिए हम लोगों को अपने देश में काम करना चाहिए, और ऑलरेडी एक्ट हम लोग ला चुके हैं, इसके स्टैट्यूटरी इसको जामा हम लोग पहना चुके हैं। तो आगे यहां पर अभी चीजें आसान हो जाएगी। तो स्टेप है इंडिया को यहां पर एक इंटरनेशनल हब बनाया जाए जिसके चलते इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल कमर्शियल जो आर्बिट्रेशन है वो अपनी कंट्री में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सही तरीका है ना, यहां पर ये बाहर के वाले देश के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी नहीं दिखानी पड़ेगी, अपने ही देश में हम लोग काम कर सकते हैं। नॉर्मली दूसरे जो आर्बिट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो लगभग 35 है हमारी कंट्री में, पर लेकिन जो ऑलरेडी फोकस करें ओनली मैरीटाइम के ऊपर ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री में नहीं है। तो पहला अपने तरीके का ये आर्बिट्रेशन सेंटर हम लोग अपनी कंट्री में बनाने जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैरीटाइम और यहां पर शिपिंग डिस्प्यूट को सुलझाएगा, यानी कि जहाज से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड अगर कोई भी यहां पर लड़ाई आ रही है तो यहां पर कोई भी फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजोल्व करने में हेल्प करेगा। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे तो कई सारी चीजों के सॉल्यूशन हम लोग अपने आप निकाल पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब यह कि अगर आज की डेट में कोई ऐसी दिक्कत हम लोग को पड़ती है तो हम लोग सीधा सिंगापुर पहुंचते हैं, सिंगापुर जाकर हम लोग काम करते हैं। हमारी कंट्री का जो आर्बिट्रेशन सेंटर है हम लोग सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर पर जाते हैं। और ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो कौन काम करता है, तो वो लंदन काम करता है। लंदन के अंदर जो यहाँ पर मैरीटाइम और शिपिंग को लेकर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो लंदन में फॉलो किया जाता है, या फिर हम लोग सिंगापुर जाते हैं। तो अपनी ही कंट्री में काम होगा तो काफी फायदे होंगे। सबसे पहले तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, दूसरी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो यहाँ पर GIF ये स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है ये भी यहाँ पर काफी इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर बाहर से भी कोई यहां पर सॉल्यूशन निकालने आते हैं। इसी के साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिलेगी, लोगों को रहेगा कि यार वहां पर आर्बिट्रेशन सेंटर है, कल को दिक्कत अगर होती है तो वहीं पर ही उसका निपटारा किया जा सकता है, बाहर नहीं आना पड़ेगा। तो इसके चलते लोग जो है वो आसानी से इंडिया के अंदर और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन पड़ता है, कई बार कोर्ट के अंदर मैटर चले जाते हैं, तो वहां से भी हम लोग चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा खासा सॉल्यूशन आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। तो हो गए ना एक तीर से कई शिकार, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे जो ये टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। आप लोगों से इसी के चलते टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी जो काफी बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर काफी झड़प देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली जो बात की जा रही है ये क्रीमिया है, यहाँ पर ये वाला रीजन, ठीक है, जो आप लोगों को मैप में दिख रहा है। ये सी ऑफ अजोव भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये ब्लैक सी के अंदर है। ये ब्लैक सी क्या किया गया था, बेसिकली ये ऊपर यूक्रेन हो गया, यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया गया था रशिया के द्वारा। छीना तो नहीं बोला जाएगा, वैसे इनके द्वारा बोला गया था, रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम क्या होता है, एक तरीके का इलेक्शन होता है, इसमें जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे ब्रेक्जिट जब हुआ ना, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, तो वो भी एक रेफरेंडम कराया गया था। उसमें लगभग 48% लोगों के द्वारा बोला गया था यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना है, और 52% लोगों के द्वारा बोला गया था यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है। तो ये बाहर निकल गए क्योंकि ज्यादा लोगों के द्वारा ये बात बोली गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 90 क्या लगभग 95-96% लोगों के द्वारा बोला गया कि हम लोग को रशिया के साथ में रहना है। रीजन क्या है, कोई भी कंट्री चाहेगी यार ताकतवर कंट्री के साथ में रहना। तो वहां से अभी चीजें जो देखने को मिल रही हैं उसके आगे की कहानी अब यहां पर देखते हैं। ठीक है ऐसे नहीं मूवीज में बोलते हैं कि यहां तक तो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी, अब आगे की कहानी देखने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे की कहानी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये हो गया ब्लैक सी, यहां पर ये हो गया बेसिकली यूक्रेन, और ये हो गया रसिया। रसिया ने ब्लैक सी को अपने कंट्रोल में ले लिया यहां पर, क्योंकि यूक्रेन का पार्ट था तो क्रीमिया इसने अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके चलते सारी चीज इसके कंट्रोल में आ गई। तो रसिया इसको इस तरीके से देखता है कि अगर अब यहां पर कोई भी कुछ भी हरकतें करने आते हैं तो ये मेरा एरिया है। अभी ब्रिटिश जो एक वॉरशिप था वो यहां पर गया, तो रसिया ने चिल्ला दिया कि ये मेरे एरिया में आकर एंट्री कर गया। तो रसिया और ब्रिटेन के बीच में रस्साकसी होगी इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, क्योंकि यहां पर रसिया बोल रहा है कि ये मेरा पार्ट है। तो इसलिए अगर कोई भी जाएगा तो यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। रसिया जो है वो पहले G8 कंट्री का भी पार्ट हुआ करता था, अभी यहां पर ये G8 में से एक गया, G7 रह गई। क्यों? क्योंकि रसिया को वहां से लात मारकर बाहर भगा दिया है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि गलत तरीके से इनके द्वारा क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लिया गया है। आप लोगों को बता दूं यहां पर जो क्रीमिया ये है बेसिकली, और यूक्रेन जो है ये 1990 से पहले यहां पर रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, जिसको उस टाइम पर यूएसएसआर आप लोग बोला करते थे, सोवियत यूनियन आप लोगों ने सुना होगा ना, सोवियत संघ, तो उसी का पार्ट हुआ करता था। बाकी चल के आगे विघटन हो गया, तो ये सारे अलग अलग बन गए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आज के में हम लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान को कुछ पोर्शन अपने कंट्रोल में ले लें और बोले कि पाकिस्तान तो पहले हमारे पार्ट था ना, अभी अलग हो गए तो क्या हो गया। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ब्लैक सी को अगर ब्लैक सी न बोलकर एग्जाम में आप लोगों को यहां पर यूक्सिन सी के नाम से अगर बोले तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अगर कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव अगर नेम होते हैं तो उनका भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि यूपीएससी इसके साथ में बड़ा गेम खेलती है। ठीक है, आप लोगों ने अभी देखा होगा यहां पर जो उसने एक अलग तरीके से पूछा गया था, जबकि अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए सब सुनते हैं उसको। ठीक है, आप लोगों ने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना है ना, तो रिंग ऑफ फायर नॉर्मली कहां पर देखने को मिलती है, अगर उसको आप लोग जाकर देखेगा तो रिंग ऑफ फायर आप लोगों को देखने को मिलेगी पैसिफिक ओशन के आसपास वाले रीजन में। उसको उसने किसी दूसरे नाम से पुकारा, दूसरा नाम मैंने आप लोगों को 2-3 बार बताया भी है, बताइए वो क्या नाम है। तो अगर वो वाला नाम देकर पूछ ले और नॉर्मल बंदे को पता है रिंग ऑफ फायर, आप लोग यहां पर बोले यूक्सिन सी के बारे में बोल दे और ब्लैक सी का नाम ही ना ले, सारी चीजें आते आते भी कुछ नहीं आता आप लोगों को, ऐसा हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव नेम भी आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूज में रहे कोई चीज तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जाकर देख लिया करो। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये चीजें बताता हूं तो थोड़ा ध्यान से सुना करो, रिवीजन करते रहो करो। पहले भी मैंने यूक्सिन सी के बारे में आप लोगों को बताया है। ठीक है, थोड़ा पहले टाइम ज्यादा हो गया, लगभग 5-6 महीने पहले हो गया, पर हम बताया है, मुझे याद आ रहा है। तो आप लोग इसको रेगुलर अगर सुनते हैं तो रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली ये जो एक तरीके से अटलांटिक सी है, तो यहां पर दिस इज ए मार्जिनल सी, यानी कि ये निकला हुआ सी है किसमें से, अटलांटिक सी में से। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिटवीन आप लोगों को यूरोप और वेस्टर्न एशिया के अंदर आप लोगों को ये नजर आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये ब्लैक सी हो गया। ठीक है, ये हो गया यहां पर सी ऑफ मार्मरा। ठीक है, और यहां पर ये हो गया एजेनियन सी। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ये ऐसा एरिया है जो न्यूज में रहता है, और ये मेडिटेरेनियन सी हो गया और यहां पर तुर्की हो गया। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से रखा कीजिए। जिस एरिया को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं तो अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए, अपनी कंट्री हो गई यहां पर, आप लोग देखिएगा यहां पर आएंगे, अभी हम जूम करके एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर, इस पर्टिकुलर एरिया को आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि इन एरिया को आप लोग जूम कर जरूर देखा कीजिए, और ये मैप जो है मैंने आप लोग कई बार बता भी रखा है, ये आप लोग जरूर यूज किया कीजिए, ताकि कई सारी चीजों को आप लोग कई बार देख लेंगे तो फिर चीजें आप लोग को याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी, एग्जाम में भी आप लोग उनको नहीं भूलोगे। तो तरीका क्या है, तरीका यार सीधा सीधा यही है कि प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा आप लोग चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी बात करते हैं कुछ और आप लोग को साइंटिफिक टर्म देखने को मिलेगी जो कि आप लोग को याद रखनी है। ब्लैक सी जो है वो कनेक्ट करता है अजोव सी, यानी कि सी ऑफ एजोव को स्टेट ऑफ क्रेच। तो यहां पर याद रखिएगा, ये यहां पर ब्लैक सी को सी ऑफ एजोव के साथ में स्टेट ऑफ क्रेच के तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑफ एजोव को यहां पर ये स्टेट ऑफ क्रेच के थ्रू यहां पर कनेक्ट किया जाता है ब्लैक सी को। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है यहां पर छोटा सा एरिया, जूम कर जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं। ठीक है, एक तरीके से, एक मिनट रुकिए, ये देखिए। ठीक है, KERCH। ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि यहां पर इसके नाम पर स्टेट ऑफ क्रेच इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, और जूम कर लेते हैं, ये देखिए क्रेच स्टेट हो गया यहां पर ये। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है यहां पर, ऊपर क्या हो गया, ये हो गया सी ऑफ एजोव। ठीक है, और नीचे क्या हो गया यहां पर, ये हो गया नीचे ब्लैक सी, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये ब्लैक सी, तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कौन करे, क्रेच स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से जूम कर देखा करो तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट फिर बोलोगे कहां से आ गया। अभी बात करें तो कई सारी कंट्री बॉर्डर करती है ब्लैक सी के साथ में, रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, तो एक कंट्री बॉर्डर टच करती हैं। तो यहां पर रसिया अपना दबदबा दिखाती है, तो इसके चलते कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो बार बार ये सी जो है वो न्यूज में रहता है। दो इंटरेस्टिंग शब्द आप लोगों को और जानने को मिलेगी यहां पर। एक का मतलब है यहां पर एनोक्सिक वाटर। तो एनोक्सिक वाटर जो है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एक वर्ड यूज किया गया यहां पर, यह है मीरोमेटिक बेसिन। ठीक है, तो ये क्या होता है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर बोला गया कि एनोक्सिक वाटर, देयर इज ए सिग्निफिकेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। जब यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो तो यहां पर एक तरीके से उसको एनोक्सिक वाटर का नाम दे दिया जाता है।
ब्लैक सी के अंदर आखिर क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर म्यूरोमेटिक बेसिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ द वाटर जो है वो काफी कम है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो अपर लेयर होती है पानी की और जो नीचे वाली लेयर होती है पानी की, उसके बीच में आप लोगों को पानी का जो मूवमेंट है वो काफी कम नजर आएगा, जिसके चलते ये एक रेयर फिनोमिनन बन जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर नॉर्मली ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली पानी के अंदर मूवमेंट होता रहता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी होगी करंट, ठीक है, तो कई सारी करंट का नाम पढ़ा होगा, तो वो बेसिकली मूवमेंट होता है पानी का, पर ये सारी चीजें आप लोगों को ब्लैक सी में नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, और यहाँ पर इसी के चलते ये यहाँ पर आप लोगों ने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन जो रहता है वो इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन होता क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार। यूट्रोफिकेशन का बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके चलते जो पानी है उसके अंदर कहीं एल्गी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काई जम गई, कोई पेड़ पौधे हो गए, उन्हें आप लोगों ने जलकुंभी पूरे उसमें समुद्र में भर जाती है, पूरे एरिया में भर जाती है, तो उसके चलते और ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो यूट्रोफिकेशन बढ़ने लगता है। तो नीचे जो भी जीव जंतु रहते हैं उनकी जिंदगी जो है वो खराब होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके चलते काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर बढ़ जाती है। तो कई सारी उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, उसकी वजह से अगर समुद्र के अंदर कोई पेड़ पौधे हैं और वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, तो वो भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ऑक्सीजन की भी कमी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये जो काम है इसको यूट्रोफिकेशन का नाम दे दिया जाता है। तो यूट्रोफिकेशन भी वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ने लगता है, जिससे और ज्यादा बर्बादी हो जाती है। तो ये भी यहां पर काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा रहता है नॉर्मली। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है, अगर आज की डेट में एक पर्टिकुलर एरिया से आप लोगों को होकर गुजरना है और वो एरिया किसी कंट्री के अंदर आता है पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या फॉलो करते हैं? तो यहां पर है यूएन क्लोज, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, यानी कि जो सी है यानी कि जो ओशन है उसके बारे में बात करें, उससे रिलेटेड कन्वेंशन है 1982 का। तो इसके थ्रू यहां पर कोशिश की जाती है कि अगर किसी देश के पास से कोई जहाज निकल रहा है और उस देश की सिक्योरिटी को खतरा नहीं है इस जहाज के निकलने से, तो आप लोग ओनली व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वहां से जा रहे हैं, कुछ सामान ला और ले जा रहे हैं, अपना तेल ले जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, तो वो अलाउ किया जा सकता है। पर पता चला आप लोग गोले बारूद बम भरकर उसमें जा रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यूएन क्लोज भी इसके बारे में बात करता है। पर लेकिन यहां पर इनका ब्रिटेन का ये वॉरशिप देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन जो है वो खराब होती हुई नजर आई इन दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरीके से, अगर क्वेश्चन बन जाए तो पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने टॉपिक बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर एक इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं और इसमें बात की जा रही है टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। तो टैक्स इंस्पेक्टर ये क्या है और क्यों न्यूज में है? तो यहां पर अभी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया भूटान के अंदर। तो यहां पर इंडिया को भी चूज किया गया एज ए पार्टनर जुडिक्शन यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, टैक्स एक्सपर्ट फॉर दिस प्रोग्राम के टॉप पर, यानी कि अलग अलग कंट्री से यहां पर आप लोगों को एक्सपर्ट देखने को मिल जाएंगे और किसी पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं टैक्स के फील्ड में। तो भूटान जो है एक ऐसी कंट्री है जो हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ में काफी बड़ा बॉर्डर जो है ये टच करती है। अगर भूटान के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में सिक्किम टच करता है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर टच करता है, आसाम टच करता है और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य हमारी कंट्री के भूटान के बॉर्डर को टच करते हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री के बॉर्डर को टच करने वाला राज्य जो है वो ही आप लोगों से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि यहां पर 24 मंथ ड्यूरेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, और इसका टारगेट ये है कि भूटान के अंदर स्ट्रेंथ किया जाए टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी किस तरीके से कोई भी अगर टेक्निकलिटीज है इसके अंदर, ठीक है, किसी भी स्किल कैसी है, टैक्स ऑडिटर कैसे ऑडिट करते हैं यहां पर, तो बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिस कैसे भूटान को यहां पर सिखाई जा सकती है। तो उसके चलते भूटान में यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें कौन काम करेगा? इसमें इंडिया के भी आप लोगों को एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे, और नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल के थ्रू यहां पर यह काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया चल के अपनी वहां पर दादागिरी चला रहा है। आखिर ऐसी कंडीशन क्यों की जा रही है, क्यों भूटान को ऐसा यहां पर चीजें करने की कोशिश की जा रही है? इसलिए क्योंकि आज के डेट में मल्टीनेशनल कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनको आप लोग एमएनसी बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है आज के डेट में, अलग अलग कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्शन हब बना लिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना ली और अपना प्रॉफिट शिफ्ट करने की कोशिश करती है। कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पर काफी कम टैक्स स्ट्रक्चर है, वहां पर टैक्स वगैरह ज्यादा लगता नहीं है, और एक दूसरी कंट्री है जहां पर टैक्स काफी ज्यादा लगता है। मान लीजिए कोई कंट्री है जैसे यूएसए, वहां पर 26% कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, भूटान मान लीजिए यहां पर क्या लग रहा है 5% कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, तो 21% पैसे बच जाएंगे। अगर 100 रुपए में से अगर यहां पर बात करें तो 21 रुपए अगर मान लीजिए टैक्स में यहां पर देने, वो 26 रुपए देने, तो यहां पर 5 देने, तो 21 रुपए यहां पर बच जाएंगे। ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर एक स्किल रहेगी यहां पर तो उसको ये इनहेंस करेंगे अपनी ऑडिट प्रैक्टिस को ढंग से। तो इसके चलते फोकस ये रहता है कि इंटरनेशनल टैक्स और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसको ध्यान में रखकर काम किया जा सके, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि आज के डेट में कई सारे जो ट्रांसफर अगर कॉस्ट आप लोगों को बात की जाए तो यहां पर, तो एक तरीके से कई सारी पार्टी जो है, कई सारे लोग जो हैं अपना क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, सप्लाई करते हैं, लेबर जो बिटवीन डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसके चलते जो भी प्राइस होता है तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पर, टैक्स इंस्पेक्टर जो विदाउट बॉर्डर है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो OECD और UNDP का मिलकर ये इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2015 में। तो आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये बेसिकली ऑडिट कैपेसिटी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जो कंप्लायंस है उसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि आज की डेट में इस चीजों को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि सिचुएशन को ढंग से टैकल किया जा सके। क्वालिफाइड एक्सपर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे अक्रॉस द एशिया या फिर अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन सी से, जो कि यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को नजर आते हैं। कैसे यहाँ पर ऑडिट करना है, क्रिमिनल टैक्स इन्वेस्टिगेशन को कवर करना है, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा ना हो कि भूटान जैसी सीधी सादी कंट्री को कोई बेवकूफ बनाकर निकल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर ये सिस्टम अभी देखने को मिला। तो इसलिए क्वेश्चन अगर कुछ बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप लोगों से मैंने स्टार्टिंग में ही शॉर्ट न्यूज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर कोरोना के बारे में, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोविड-19 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसका नॉर्मली डेल्टा बोलते थे, डेल्टा प्लस बोलने लगे फिर इसको, ये है B161721, ठीक है। तो AY1 भी इसको बोला गया। तो ये आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलेगा। डेल्टा जो स्ट्रेन है वायरस की B16172, ये वेरिएंट है। इसमें अभी एक और 1 जुड़ गया, AY1 इसको बोला जा रहा है। तो एक ही इंसान के अलग अलग नाम है ऐसा नहीं है, ये एक ही इंसान के अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं उनके अलग अलग नाम है, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि दोनों के अंदर लक्षण अलग हैं, दोनों को कोविड-19 फैलाने की ताकत अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं ये सबसे पहले यूरोप में, सबसे पहले नहीं यूरोप में, बाद में लगभग मार्च में यूरोप में इसको डिटेक्ट किया गया। उससे पहले ऑलरेडी जो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर फरवरी में डिटेक्ट किया गया था। ये ज्यादा ताकतवर है, इसके ऊपर कोविड-19 की दवाई का ज्यादा असर नहीं होता है, ज्यादा होता तो है पर लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इसके चलते इसकी सीवियरिटी जो है अब तक अननोन है, यानी कि क्या इंपैक्ट ये डाल सकता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है। बेसिकली सर में दर्द हो गया, गले में खराश, इसी के साथ में नाक बहना, फीवर, ये सारी चीजें इसके होते हुए नजर आती है। अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ऊपर काम करेगी, कौन कौन से वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उनको समझा जाए। इसका जो स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है उसको K417N के नाम से पुकारा जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। अभी मैक्सिको के अंदर चीजें देखने को मिली थी ना। इसका जो बीटा वाला वर्जन है वो आप लोगों को साउथ अफ्रीका के अंदर भी इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आइडेंटिफाई किया गया था। तो डेल्टा के अलग अलग जो वेरिएंट यहां पर निकल कर आ रहे हैं वो और ज्यादा ट्रांसमिसेबल हो सकते हैं। पता चला कि और ज्यादा कोरोना फैल रहा है। अभी कहते हैं ना कि आगे आने वाले टाइम में अगर थर्ड वेव अगर आएगी तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है थर्ड वेव को दुनिया में लाने के लिए। तो अगर यहां पर इस डेल्टा वेरिएंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो दुनिया में अगर थर्ड वेव आएगी, हालांकि कई सारे एरिया में आ चुके हैं, अपनी कंट्री में अगर अक्टूबर के टाइम पर बोला जाता है कि थर्ड वेव आ सकती है तो उसमें ये काफी खतरनाक एक रीजन बन सकता है। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों ने सुना भी होगा, यहां पर इंडिया की साइड से अगर INSACOG क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंडिया SARS-CoV-2 ये कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली हम लोग के अंदर अगर कोई भी ऐसे जो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, कोई म्यूटेशन निकल कर आती है तो उसको हम लोग शेयर करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ये ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ठीक है। यानी कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर शेयर करेगी ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो इसके साथ में शेयर करेगी ताकि उसको हम लोग टैकल करके चल सकें। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। कई बार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर बन सके आप लोगों से तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा भी अगर ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट में करा दूंगा आप लोगों के, बस आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन और करते रहना है, ठीक है। तो ये था टोटल यहां पर इस टॉपिक का डिस्कशन। 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, इसी के साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात की किसके बारे में, हम लोगों ने कोविड-19 से रिलेटेड इसके बारे में बात की, क्या क्या वेरिएशन क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली लॉन्ग टर्म वीजा के बारे में, और NPR क्या है वो भी हम लोगों ने समझा, किस तरीके से बच्चों को अडेप्ट करना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने बात की। कंट्री में कहाँ पर प्रोटेस्ट और कैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं वो समझा। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर योगा की किताब के बारे में हम लोगों ने जाना। टैक्स जो इंस्पेक्टर के बारे में हम लोगों ने बातें समझी, यहाँ पर आप लोगों के सामने थी। टोयोकाथॉन के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने चीजें समझी, क्या क्या है हमारी कंट्री में, क्या इंडस्ट्री और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर गिफ्ट सिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हमारी कंट्री में मैरीटाइम मुद्दों को लेकर बन रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोगों ने ब्लैक सी के बारे में काफी कुछ समझा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा, और इसी के साथ में क्या क्या नाम है यहाँ पर ये ब्लैक सी के, वो सारी चीजें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये एक नया जो वर्जन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है
कोविड-19 से रिलेटेड वायरस का, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए, ठीक है। कौन सा एक्ट है जो अनाथ बच्चों के बारे में यहां पर बात करता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के साथ में TIWB यानी कि यहां पर टैक्स जो यहां पर इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कब लॉन्च किया गया था, ये बताइए। वोकल, ये पूरा बताना है क्या है, जो टोकाथॉन से रिलेटेड, जो टॉयकाथॉन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट कितनी है टॉय की, आप लोगों को बतानी है। इंडिया का शेयर कितना है और इंडिया कितना इंपोर्ट करता है। GIMAC, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर इंडिया जाकर काम करता है। रसिया किसको एनेक्स किया, किससे और कब एनेक्स किया, तो क्रीमिया को एनेक्स किया है, किससे और कब, ये आप लोगों को बताना है। ब्लैक सी जो है इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, और ब्लैक सी यहां पर एक स्टेट के थ्रू यहां पर सी ऑफ के साथ में कनेक्ट होता है, तो वो क्या है, तो ये मैंने आप लोगों को मैप में डिटेल में दिखा भी दिया। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर जो लास्ट वाला था आप लोगों का, लास्ट वाला देखिए संडे का आप लोगों का आर्टिकल इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। संडे का जो डिस्कशन है, जो यहां पर हम लोग संडे में नॉर्मल एक लेक्चर ले लेते हैं, वैसे ही कंटिन्यूटी बनी रहे। तो दो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे काफी डिटेल में, आप लोग बोल सकते हैं कि 2 टॉपिक डिस्कस किए थे मैंने वहां पर, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और बाकी जो रिविजन वाली वीडियो है वो भी आप लोग देख लेना। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि यहां पर 3 तारीख का 5 तारीख में यानी कि सैटरडे जो है और मंडे का कनेक्शन रहता है, ना कि संडे का, ठीक है। तो संडे मौज मस्ती में रहता है अपना, ओके। बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की थी, तो आप लोगों को याद होगा जब डे डिस्कस किया था तो कोऑपरेटिव्स के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो आप लोग बताइए हमारे संविधान में संशोधन करके कोऑपरेटिव्स कहां पर ऐड की गई, आप लोग बताइए कौन सा संशोधन किया गया था, थीम क्या थी, आप लोगों को ये बतानी है। इंडिया के बारे में बात करें, सिंगल यूज प्लास्टिक कब तक खत्म करने की बात की जा रही है। ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये किस पर्टिकुलर कंपनी को खिताब मिला हमारी कंट्री में, 15 साल लगातार ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है इस कंपनी से रिलेटेड हमारे देश में। पाकिस्तान जो है उसके द्वारा APG के अंदर अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सुधारी गई, क्या है ये। इंडियन नेवी के बारे में बात करें तो INECR, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। 60वीं अंटार्कटिका जो ट्रीटी की एनिवर्सरी देखने को मिली अभी यहां पर, तो कब इसको साइन किया गया था और कब फोर्स में आई थी और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, ये आप लोग को बताना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस जो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, तो एक मिशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, उसका नाम बताना है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो आप लोग को बताना है इसके बारे में यहां पर ये कहां पर डेवलप किया जा रहा है। G20 लीडर के द्वारा बोला गया था ब्रिस्बेन में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो हम लोगों को बढ़ाना है, तो यानी कि जो गैप है उसको कम करना है, तो यहां पर 25% पर लेकर आना है मेल और फीमेल का गैप, कब तक का, ये आप लोग को बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर देख लेते हैं चलिए एक बार। यहां पर 2014 में ये बात बोली गई थी, G20 मीटिंग की हुई जब, कि 2025 तक 25% आप लोगों को गैप कम करना है। जो मेल और फीमेल को जॉब के बारे में बात करें तो फीमेल को कम जॉब मिलती है, मेल को ज्यादा जॉब मिलती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की जा रही है, रीबिल्ड बेटर और टुगेदर, ये इसकी थीम है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया के बारे में बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है 2022 तक खत्म करने की। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो ग्रेट प्लेस टू वर्क, इसके बारे में याद रखिएगा, ये NTPC को खिताब मिला है यहां पर। और जो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है यहां पर, ये बेसिकली USA के अंदर में, जिसके द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाती है यहां पर इसकी रैंकिंग। पाकिस्तान जो है उसको एशिया पैसिफिक जो ग्रुप के अंदर थोड़ी एक अच्छी एक रेटिंग थोड़ी बड़ी मिली, हालांकि अभी यहां पर ये ग्रे लिस्ट में ही पड़े हुए हैं, तो देखते हैं कब तक बाहर निकलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की जाती है। इंटरनेट यहां पर बात करें इंडिया नेवी इन्वायरमेंट बेसिकली कंजर्वेशन रोड मैप के बारे में बात की गई, तो यहां पर ब्लू वाटर के बारे में बात की जा रही है और ग्रीन फुटप्रिंट यानी कि पानी के अंदर जमीन के अंदर चीजों को कैसे सुधार सकते हैं, दोनों मुद्दों के बारे में बात की जाती है। 60वीं जो एनिवर्सरी यहां पर अटलांटिक ट्रीटी के बारे में बात करें तो साइन की गई थी यहां पर, कब, यहां पर 1959 में, और इंप्लीमेंट की गई थी 1961 में। तो जब इंप्लीमेंट की जाती है तो उसके चलते अगर डेटा देखें हम लोग 1960 से लेकर 2021 में, तो यहां पर पूरे 60 साल पूरे हो गए हैं। 1983 में इंडिया जो था यहां पर वो इस ट्रीटी का पार्ट था, ठीक है, तो इंडिया बिकेम मेंबर 1983, ओके। इसी के साथ में बात करते हैं सेंटर के द्वारा अभी अप्रूव किया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको मिशन कर्म योगी बोला गया है। तो मिशन कर्म योगी यहां पर एक तरीके से बोला गया कि रूल बेस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, यहां पर रोल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि आप लोग ऐसे नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हम हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग डिस्ट्रिक्ट के नौकर एक तरीके से सिविल सर्वेंट है, क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाने में, वो काम होना चाहिए सारे सिविल सर्वेंट्स का। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो ये लोथल गुजरात में बनाने की बात की गई है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का पार्ट है। इसी के साथ में ये मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है तो ही लेक्चर को लाइक करना है, वरना डिसलाइक करना है लेक्चर को, और ये बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में सारी PDF प्रोवाइड करा दी गई यहां पर आप लोगों की जून महीने की और मई 2020 का जो डिस्कस किया था उसकी भी करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।